नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी चाय जंक्शन पर। तो चलिए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो अपन ने अब तक क्या पढ़ लिया था कि भाई जो तरंग होती है, तरंग को वेव के रूप में शो करता है। अगर आपको समीकरण दे दिया जाए और इसमें से कुछ पूछ लिया जाए, आवर्ती, आवर्तकाल, वेग, तो आप निकाल सकते हो देख के। ठीक है, सिर्फ दोनों समीकरण की तुलना करनी, जो दी हुई है वो और जो स्टैंडर्ड समीकरण है वो, उनकी तुलना करने के बाद आप कोई भी मान निकाल सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ध्वनि तरंग की तरफ। अपना मेनली फोकस किस पे रहेगा? ध्वनि तरंगी। तो ध्वनि तरंगों की बात करें तो ध्वनि तरंग मतलब नॉर्मली तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको सुनाई दे रही है, ये भी क्या एक ध्वनि तरंग है। तो हर एक तरंग की कुछ ना कुछ लिमिट होती है। ठीक है, जो बोलने और बातें करने की चीज़ें होती है ना, मतलब जैसे कि नॉर्मली अपन बोलते हैं या फिर कुछ सॉन्ग वगैरह, उन सभी की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनको बोलते हैं श्रव्य तरंग, यानी कि ऑडिएबल वेव्स, यानी कि मतलब जो साउंड वेव्स जिनको अपन सुन सके। ठीक है, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से अगर नीचे है और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है तो वो कहीं ना कहीं या तो अपने कान पे ज़्यादा नुकसान देगी या फिर अपने को सुनाई नहीं देगी। ठीक है, समझ गए। इस आवृत्ति से बाहर वाली जो भी है साउंड वेव, उनका क्या होगा कि या तो वो अपने कान के लिए हानिकारक होगी कि साउंड इतना ज़्यादा होगा, या फिर कि भाई अपने को बिल्कुल सुनाई ही ना दे, इतनी आवृत्ति कम होगी। समझ गए। हाँ, तो जिनको सुन सकते हैं उनकी लिमिट होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ध्यान रखना, ये माइंड में फिट कर लेना। ये सामान्य मतलब ज्ञान का भी क्वेश्चन है। ठीक है, सामान्य ज्ञान का भी क्वेश्चन है ये, मतलब सामान्य साइंस नॉलेज में भी पूछा जा सकता है। किसी न किसी एग्जाम में ज़िंदगी में कभी न कभी तो सामने आ ही जाएगा, भले इस एग्जाम में ना आए तो। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20 से 20,000 हर्ट्ज। इस किलो हर्ट्ज को अगर आप हज़ार में लिखो तो 20 से किलो हर्ट्ज की क्या हो जाएगा? 1000, 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये ध्यान रखना। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली आवृत्ति की जो ध्वनि तरंग है उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य, और 20 हर्ट्ज से कम वाली को अपश्रव्य, यानी कि इंफ्रासोनिक। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। बाकी रेंज आपको पता ही है, इससे कम अपश्रव्य, इससे ज़्यादा पराश्रव्य, यानी कि इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक, ये इंफ्रासोनिक। अब मेन बात, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। सामान्य ताप व दाब पर ध्वनि तरंग का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। सामान्य ताप व दाब पर ध्वनि तरंग का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कोई 333 भी ले लेता है। ठीक है, बाकी यही होता है वैल्यू, 332 मीटर प्रति सेकंड। 333 भी कभी ऑप्शन में 333 दिया हो तो वो टिक कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे कभी ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं किया जाएगा भाई एक 332 दे दिया, एक 333 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे पास वाले मान में कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो उसको आगे पीछे कोई 332 लिख लेता है, कोई 333 कर देता है। ठीक है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। मैंने बताया ना कि इसमें माध्यम के कण कैसे आगे पीछे कंपन करेंगे। जैसे कि तरंग इस दिशा में जा रही है तो माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करेंगे। समझ गए। इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। जबकि जो डोरी है, डोरी में उत्पन्न तरंग वो होती है अनुप्रस्थ होती है, यानी कि जो माध्यम के कण है वो ऊपर नीचे कंपन करते हैं, वो होते हैं अनुप्रस्थ। माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं, जबकि इसमें क्या होगा? माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करेंगे। समझ गए। तो इसकी प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। अब देखो, ध्वनि तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण एवं विवर्तन सारी घटना होती है। जिस प्रकार अपने किस में होती है? प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग में आपने परावर्तन पढ़ा होगा, अपवर्तन पढ़ा होगा, व्यतिकरण, विवर्तन। उसी प्रकार ध्वनि तरंग में भी परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन भी होता है। सिर्फ और सिर्फ फर्क सिर्फ यह है कि एक है कि भाई ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण होता है। और ये आपके टॉपिक सिलेबस में भी है। तो जब आप इसके बाद वो चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश तरंग, उसमें अपन पढ़ेंगे कि ध्रुवण क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि भाई ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ये पहले से वेव्स कैसी है? ऐसी है, ऐसे ऐसे आगे पीछे माध्यम के कण करते हैं कंपन। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, इसलिए इसमें ध्रुवण नहीं होता। बाकी प्रकाश की तरंग कैसी होती है? लगभग अनुप्रस्थ टाइप की होती है, जिसमें मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं ई होता है, इस साइड बी होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र वगैरह, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उस टाइम। ठीक है, तो इनका व्यवहार अनुप्रस्थ होता है, मतलब
एक लंब दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक लंब दिशा में कौन होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। और इस प्रकार से मतलब ये प्रकाश तरंग बनती है। इसकी भी कुछ बनावट है, वो अपन जब प्रकाश पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो सिर्फ डिफरेंस ये कि भाई ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता, समझ गए। बाकी तो जो क्रियाएं इस प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन होता है उसी प्रकार इसमें भी होगा, ठीक है। लेकिन जो ध्रुवण प्रकाश में होता है, लेकिन ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, समझ गए। चलिए अब इसका ध्वनि तरंग का वेग के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो विभिन्न माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग, क्योंकि ध्वनि तरंग का वेग किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो विभिन्न माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग, अगर कोई माध्यम नहीं है निर्वात, निर्वात में ध्वनि तरंगें गमन नहीं करती। निर्वात में अपने को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, अगर हवा है तो ही आवाज़ अपने को सुनाई देगी, कोई बोलेगा तो देखो यहाँ पर भी न्यूटन भाई साहब आ गए। न्यूटन भाई साहब ने क्या क्या नहीं किया, जहाँ देखो वहाँ इन्होंने टांग घुसा रखी है, ठीक है। पूरी मैकेनिक्स तो इन पे टिकी हुई है, ठीक है। और इन्होंने ऑप्टिक्स में भी एक फार्मूला दिया हुआ है, ऑप्टिक्स में भी एक करके मेरे ख्याल से कुछ एक्स वाई बराबर एफ स्क्वायर करके कुछ फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो ऑप्टिक्स में भी इन्होंने हाथ आजमाया हुआ है। और अब तो वेव्स में भी देखो, ऑप्टिक्स का फार्मूला तो उनका इतना सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है, उसको अपन इतना नहीं पढ़ते। लेकिन वेव्स में तो देखो जो फार्मूला दिया है इसको अपन पढ़ते भी है, अपने सवाल भी आते हैं इस पर, ठीक है। तो न्यूटन सूत्र ये कहते हैं कि भाई यदि किसी माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक क्या ई है, अगर उसका डेंसिटी जो घनत्व है वो डी है, तो ध्वनि का वेग कितना होगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ ई पॉइंट डी। कि भाई माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, जैसे कि ध्वनि किसी किसी माध्यम में वो जाएगी, ठीक है, यानी कि ठोस द्रव गैस। तो ये ठोस द्रव गैस होते हैं, उनका सभी का क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रत्यास्थता गुणांक होता है, कुछ ना कुछ प्रत्यास्थता गुणांक होता है। आपने जब ये प्रत्यास्थता वाला चैप्टर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, ठीक है, कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक वगैरह चीज़ें आपने पढ़ी होगी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। v इज इक्वल टू हो गया ई पॉइंट डी, रूट ऑफ ई पॉइंट डी। इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्यास्थता अधिक होगी तो वेग अधिक होगा, प्रत्यास्थता अधिक होगी तो वेग अधिक होगा। अगर ये घनत्व अधिक होगा तो वेग कम हो जाएगा, डी बढ़ जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। v इज इक्वल टू रूट ऑफ ई पॉइंट डी, याद रखना। अब देखो ठोस माध्यम हो, मैंने माना कि ठोस माध्यम, तो ठोस के लिए क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। ठोस के लिए प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। तो ई की जगह क्या लिख दो, वाई, v इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई अपॉन डी। वाई क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल अपन विकृति, प्रतिबल अपन विकृति। प्रतिबल क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, या फिर इसको दाब भी लिख सकते हो अपन, चूंकि याद दाब की फॉर्म में चीज़ होगी। दाब और विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, ये होता है विकृति। विकृति यही तो होती है, विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसको बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल एक तरीके से यहाँ दाब लिख सकते हो, और विकृति मतलब लंबाई में परिवर्तन अपॉन स्टार्टिंग लंबाई डेल्टा है, ठीक है। अब जैसे कि ये माध्यम कौन सा हो, लिक्विड हो, यानी कि द्रव माध्यम हो, तो द्रव माध्यम में क्या हो जाएगा, ई बराबर बी हो जाएगा। और बी क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी की जगह बी आ जाएगा। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल से ऐसे ही है, बी बराबर होता है। अब इस प्रतिबल की जगह ये लिख दो भाई, दाब लिख दो, ठीक है। दाब प्रतिबल लगभग एक ही चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा आपको यहाँ पे डिफरेंस जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने काम जो ध्वनि है, तो ध्वनि में चीज़ें सब दाब पे डिपेंड करेगी, ठीक है, क्योंकि ध्वनि का माध्यम होगा गैस वगैरह, ठीक है। तो दाब अपॉन विकृति। अब इसमें विकृति क्या होती है, आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन, समझ गए। नीचे आता है ये आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन, ये होता है आयतन विकृति, ये होती है रेखीय विकृति एक्चुअली, ठीक है। ये विकृति मतलब रेखीय विकृति, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, ये होता है आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन, ठीक है। तो ये दाब, जैसे कि दाब में परिवर्तन लिख दो या दाब लिख दो, डेल्टा वी अपॉन वी, ऐसे करके चीज़ें, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हमेशा यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह और आएगा, माइनस का निशान और आता है। कारण ये है कि भाई जब दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, समझ के, जब दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, आयतन घटेगा, या फिर आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा। तो हमेशा ये डेल्टा पी और डेल्टा वी एक दूसरे के उल्टे होंगे, समझ गए, एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो ये माइनस का निशान आप लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है।
तो बी बराबर क्या जाएगा, बी बराबर एक्चुअल में देखोगे तो आप माइनस डेल्टा पी और माइनस डेल्टा वी अपन बी, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो नेक्स्ट, आपको एग्जाम में कोई मतलब ऐसे मतलब ये डेल्टा पी इस पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में ये पूछा सकता है कि भाई बी पे किस प्रकार डिपेंड करता है। चार चीज़ें दे दी कि भाई जो वेग है वो लिक्विड माध्यम में इस पे जो बी है आयतन प्रतिष्ठा गुणांक उसका वेग के साथ संबंध कैसा है, तो ऐसे दे देंगे। एक दे दिया 1/b, एक दे दिया समानुपाती b, एक भी दे दिया समानुपाती रूट ऑफ b। बताओ इनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, ये सही है। तो इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो अपने गैस में ध्वनि तरंग का वेग, गैस में ध्वनि तरंग का वेग। तो देखो गैस के लिए भी क्या होगा, जो प्रतिष्ठा गुणांक होगा वो क्या होगा, आयतन प्रतिष्ठा गुणांक होगा। गैस के लिए भी क्या होता है, आयतन होता है, तो वो क्या होगा, आयतन प्रतिष्ठा गुणांक। जिस प्रकार जो गैस और द्रव मैंने बताया कि उनके लिए क्या होता है कि जिस पात्र में रखते हैं वो इसको आयतन हो जाता है। तो बी अपॉन डी, यानी कि ये हो जाएगा आयतन प्रतिष्ठा गुणांक अपॉन डी। और बी क्या है, अभी अपने निकाला पीछे, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन, यानी कि ये क्या है, प्रतिबल बटा विकृति, यानी प्रतिबल यहाँ पे दाब ले लिया और विकृति क्या हो गया, आयतन विकृति, ठीक है। आयतन में परिवर्तन बटा स्टार्टिंग आयतन, प्रारंभिक आयतन। तो देखो माना ध्वनि का गैस में संचरण समतापी प्रक्रम। अब होता क्या है एक्चुअली कि जो न्यूटन ने फार्मूला दिया, तो न्यूटन ने बताया कि भाई उसके हिसाब से फार्मूला पी अपॉन डी है, ये निकलता है पी अपॉन डी, ठीक है। और न्यूटन ने ये बताया कि भाई ये जो ध्वनि है जब जाती है मतलब गैस से होकर, तो वो समतापी प्रक्रम होता है। वो कैसा होता है, समतापी प्रक्रम अपन मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अपन पहले क्या करते हैं, समतापी प्रक्रम मान के करते हैं। तो समतापी प्रक्रम यानी कि पी इक्वल टू पी वी इक्वल टू नियत, कि भाई ध्वनि जब गैस में गमन करती है तो वो किस प्रकार का होता है प्रक्रम, समतापी प्रक्रम होता है। तो पी वी इक्वल टू नियत, पी वी इक्वल टू नियत। तो मैंने आपको बताया, मैं अपन ने पढ़ा था कि डी पी अपॉन डी वी समतापी में कितना आता है, माइनस पी अपॉन वी आता है। और डी पी मतलब यानी पी में बदला, पी में परिवर्तन, इसको मैं लिख दिया डेल्टा पी, और डी वी यानी कि वी में परिवर्तन, डेल्टा वी लिख दिया। अरे माइनस पी अपॉन वी, ठीक है। माइनस मतलब क्या है कि ढाल नेगेटिव होता है, ढाल ऐसे होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव ढाल होता है वो ऐसा होता है, ढाल अपने नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए माइनस आता है, समझ गए। तो देखो डेल्टा पी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी, ठीक है। तो अब आपको निकालना ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है ना। तो आप क्या करोगे, तो डेल्टा पी, अब इस वी को यहाँ आप डिवाइड में लेके जाओगे इसके। देखो वी यहाँ पे गुणा में होगा, यहाँ जाएगा तो गुणा में होगा, लेकिन यहाँ इसके फिर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये भैया हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, तो ये आ जाएगा मान पी के बराबर। तो यानी कि बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर पी हो गया, यानी कि बी बराबर आप पी लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या हो गया, वी इक्वल पी अपॉन डी। जब इसमें मान रखा और मान रख के वैल्यू निकाली तो आया ध्वनि का वेग आया 279 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या हुआ गलत, क्योंकि जब इन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया, तो वो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड आ रहा था। तो वो कितना आ रहा था, एक्सपेरिमेंट करने से कितना आ रहा था, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो भाई न्यूटन भाई साहब यहाँ पे हो गए गलत, यहाँ पे न्यूटन भाई साहब हो गए गलत। तो फिर इनके न्यूटन के दोस्त या फिर कोई दूसरे साइंटिस्ट, इनका नाम था लाप्लास, इन्होंने दिया एक संशोधन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई न्यूटन भाई साहब ने जो बात बोली है वो तो सही है, न्यूटन भाई साहब फार्मूला भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ सही। मिस्टेक क्या हुई है कि भाई न्यूटन भाई साहब ने ध्वनि का गैस में संचरण को समतापी मान लिया, जबकि समतापी नहीं होगी। ये क्या होता है, रुद्धोष्म होता है। ये क्या होता है, रुद्धोष्म होता है। तो देखो एग्जाम में आपको पूछे ना, ऐसे पूछे कि नॉर्मली आ जाएगी भाई ध्वनि का माध्यम में जैसे चलना किस प्रकार का प्रक्रम है, तब तो वो समतापी। लेकिन ऐसे दे दे कि भाई लाप्लास के अनुसार या फिर लाप्लास संशोधन के अनुसार, तो फिर लिखना है आपको रुद्धोष्म, तो फिर लिखना है रुद्धोष्म, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो फिर लाप्लास भाई साहब ने कहा कि ये क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। कौन सा है, रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। और मोस्टली गैस के लिए यही मान्य होता है, ये मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है, क्योंकि अभी गैस को ये मान के चलते हैं रुद्धोष्म, कि भाई जब ध्वनि गैस में गमन करती है तो कौन सा प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म के अनुसार आपको पता है डी पी अपॉन डी वी क्या होता है, माइनस वाई पी अपॉन वी। इस पी की जगह क्या आ गया, वाई पी आ गया, बस बाकी चीज़ें सेम है। तो देखो पी की जगह लिख दो वाई पी अपॉन डी, और इससे जब मान रख के निकाला तो आ गया लगभग 331.3।
मतलब जो अपने को एक्सपेरिमेंट से कितना प्राप्त हुआ था 332, एक्सपेरिमेंट से कितना प्राप्त हुआ 332, जो कि उसके आसपास है, जो कि बिल्कुल उसके पास है। मतलब ये वाली थ्योरी सही है, ये वाली थ्योरी सही है। यानी कि लाप्लास भाई साहब ने जो कहा कि भाई गैस में ध्वनि का वेग रुद्धोष्म में प्रक्रम होता है, बिल्कुल सही है। वैसे एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, साफ साफ देंगे कि भाई लाप्लास के अनुसार क्या चीज़ है, ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस वेग वाले में, ठीक है। तो जो वेग है वो ऐसे v डेल्टा p अपॉन डी, सॉरी गामा p अपॉन डी, गामा क्या होता है आपको पता है, cp अपॉन cv, cp अपॉन cv, ठीक है। तो v इज इक्वल टू गामा p अपॉन डी, गामा p अपॉन डी, ठीक है। ये आया लाप्लास के अनुसार, और ये कब आता है जब आप इसको समतापीय मान के चलते हो तब, ठीक है। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ये ध्यान रखना। ठोस में क्या होगा, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। क्यों? क्योंकि ठोस के लिए प्रत्यक्षता गुणांक है उसका मान अधिक होता है। हालांकि ठोस का घनत्व देखो ई अपॉन डी होता है, ई अपॉन डी, तो चूंकि ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है तो ध्वनि का वेग होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस घनत्व ज़्यादा होने की तुलना में जो ये प्रत्यक्षता गुणांक है इसका मान बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि इसका मान बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इस ध्वनि का वेग ठोस में अधिक होता है। समझ गए? हाँ, ये मत सोचना कि सर डी का मतलब जैसे कि डी है, डी मतलब ठोस का ज़्यादा होता है इसलिए वेग होना चाहिए कम, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इस जो घनत्व है इसके मुकाबले जो उसका प्रत्यक्षता गुणांक है उसका मान बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वो ई ज़्यादा है, इसलिए वेग क्या होगा, ठोस में ज़्यादा होगा। क्यों? किसके कारण? प्रत्यक्षता गुणांक के कारण। तो ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम तथा गैस में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। गैस में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है, कारण होता है प्रत्यक्षता गुणांक, कारण होता है प्रत्यक्षता गुणांक, ठीक है, ध्यान रखना। प्रत्यक्षता गुणांक के कारण, प्रत्यक्षता गुणांक के कारण, समझ गए? हाँ, ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम तथा गैस में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है। आप कंफ्यूज मत होना, आपको फिर से बता रहा हूँ कि v इक्वल टू होता है ई अपॉन डी, ठीक है। हालांकि जो आप एक ठोस है, ठोस के लिए डी क्या होता है, ज़्यादा होता है, डी ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से v का मान होना चाहिए कम, लेकिन इसके ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है, यानी कि जो ये इसका मान इससे भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो यानी सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका हुआ, इसका हुआ, तो कुल मिला क्या हो, टोटल वेग का मान बढ़ जाता है, वेग का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम, गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा, न्यूनतम होगा, गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा, न्यूनतम। निर्वात में संचरण नहीं होता है, निर्वात में संचरण नहीं होता है, ठीक है, यानी निर्वात में वेग जीरो। एक होता है मैक नंबर, एक होता है मैक नंबर, ठीक है। मैक नंबर मतलब क्या होता है, वस्तु की चाल अपन ध्वनि की चाल, वस्तु की चाल अपन ध्वनि की चाल। अब जैसे कि मैं बोल दूँ कि एक बस है या फिर एक बाइक वाला, चलो बस तो इतनी तेज नहीं भागी, एक बाइक वाला है, उसकी चाल है 166 मीटर प्रति सेकंड, उसकी चाल कितनी है, 166 मीटर प्रति सेकंड। तो अब क्या करोगे, 166 मीटर प्रति सेकंड में ध्वनि की चाल कितनी, 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो जब आप इसको कैंसिल करो कितना आएगा, 150, 316, 32, यानी कि 1/2। तो मैक नंबर क्या हो गया, 1/2। मैक नंबर क्या हो गया, 1/2, यानी कि इसने सवाल में क्या पूछा कि भाई एक बाइक वाला 166 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहा है तो उसका मैक नंबर निकालो, तो यानी कि उसकी चाल में ध्वनि की चाल का भाग दे दो, बस वो आ जाएगा मैक नंबर, ठीक है। अब देखो ध्वनि और प्रकाश में कुछ डिफरेंस। ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंग है, यानी कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि माध्यम में गमन नहीं कर सकती, माध्यम में भी गमन करेगी, निर्वात में भी करेगी, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, इनके लिए माध्यम जरूरी ही नहीं है, माध्यम जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये निर्वात में भी संचरण हो सकता है, इनका निर्वात में भी संचरण हो सकता है, इनका निर्वात में संचरण नहीं होगा, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता ही पड़ेगी। अब देखो सघन माध्यम में ध्वनि का वेग अधिक होता है, यानी कि ठोस, सघन यानी ठोस, तो ध्वनि का वेग अधिक, विरल यानी कि गैस, तो ध्वनि का वेग कम। जबकि प्रकाश सघन में कम होता है और विरल में अधिक होता है, प्रकाश सघन में कम और विरल में अधिक होता है। समझ गए? अगर मैं प्रकाश यहाँ पे मारूँ तो दीवार की इस साइड प्रकाश जाएगा, नहीं जाएगा, समझ गए, दीवार की साइड, जबकि ध्वनि तो जा सकती है, ध्यान रखना,
सही बता रहा हूँ, मतलब सोचना मतलब दिमाग में, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि चीज़ें मतलब बहुत बार आपके माइंड में क्लिक ना करे, ऐसे नॉर्मली चीज़ें होती है। आप यहाँ से अगर कोई लाइट करोगे तो पास वाले रूम में नहीं जाएगी दीवार उछेद करके, ठीक है, लेकिन वो वॉल्यूम कहीं ना कहीं से पहुँच जाता है, वॉल्यूम कहीं ना कहीं से पहुँच जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं ऐसे मार दिया ना तो फिर साउंड इस साइड पहुँच जाता है, समझ गए। बोलते हैं ना कि बहुत बार दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है, मतलब दीवार के उस पार आवाज़ जा सकती है, दीवारों के भी कान होते हैं। तो देखो वी क्या सघन माध्यम में अधिक, ये विरल में कम, जबकि इसका वी सघन में कम होता है और विरल में अधिक, समझ गए। विरल में प्रकाश का वेग अधिक होता है और सघन में कम, ठीक है। चलिए ये हो गया गैस के वेग से संबंधित चीज़ें पूरी। अब एक छोटी सी चीज़ और है, क्योंकि अध्ययन बोर्ड है, थोड़ा बहुत क्या ऊपर नीचे पूछे तो उसको भी थोड़ा सा जान लेते, ठीक है। अब देखो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग, मैंने बताया ना कोई डोरी मतलब बिल्कुल मतलब टाइट से खींची हुई है, तो इसको मतलब जैसे कि बहुत बार ऐसे भी होता है, कोई डोरी दो सिरों के मध्य बंधी हुई है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से नीचे खींच के छोड़ दो, तब भी उसके सारे कण क्या करते हैं, कंपन के दो से, या फिर किसी डोरी को किसी एक सिरे से बांध दो, तो सिरे हाथ में रख दो, फिर कर दो ऐसे, तब भी ऐसे डोरी से वेव निकलती हुई जाती है। तो उनका वेग क्या होता है, उनका वेग क्या होता है। तो देखो यदि तनी हुई डोरी या तार या डोरी का मास कितना है, द्रव्यमान m है, कैपिटल M, लंबाई यदि l है, ठीक है, तो उसमें क्या है, टेंसिल, यानी कि ये क्या है, तनाव है। तनाव एक्चुअली बल ही होता है एक टाइप का, ये जो तनाव है वो एक टाइप का बल ही होता है, इसका भी मात्रा किसमें, तो न्यूटन में ही होता है, ठीक है, मतलब डोरी कितनी खींची हुई है उसको क्या बोलते, तनाव, शायद आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये चीज़ अपन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जब डोरी की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, बल काम नहीं लेते, उसमें काम लेते हैं तनाव, तो तनाव T, तापमान नहीं है ध्यान रखना, ये क्या है, तनाव T, जिसका मतलब किसमें होगा, न्यूटन में होगा। तो उसमें तनाव T हो तो उसमें उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगों का वेग, डोरी में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ, ध्यान रखना, ऊपर नीचे, और जो जब ध्वनि तरंगे करती है संचरण तो वो होती है अनुदैर्ध्य, समझ गए, आगे पीछे, इसमें अनुप्रस्थ यानी कि ऊपर नीचे। तो V इक्वल होता है T/m, मतलब T क्या है यहाँ पर, तनाव, टेम्परेचर नहीं है ध्यान रखना, और ये क्या है, स्मॉल m, स्मॉल m क्या होता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी कि कैपिटल M/L, ठीक है, कैपिटल M/L। अब देखो m क्या होगा, अगर आपको कोई द्रव्यमान निकालना तो क्या करोगे, तार का घनत्व इंटू आयतन, तार का घनत्व इंटू आयतन, तो मैंने माना तार का घनत्व क्या है, d है, क्या है, d है, तो आयतन क्या होगा, आयतन होगा जैसे कि ये तार है, ये तार, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है ये, तो क्या होगा, ये वाले सिरे का क्षेत्रफल इंटू ये लंबाई l, तो वो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है, ठीक है। तो πr² इंटू l, πr² इंटू l, जब ये मान यहाँ रखोगे नीचे इसकी जगह, ठीक है, ये यहाँ रखोगे, ठीक है, यहाँ पर m की जगह, तो m की जगह रखोगे तो कितना आएगा, ये रखो, देखो d πr² l से l कैंसिल, तो स्मॉल m कितना हो गया, d/r², तो यानी कि याद रख दिया πr² d, ठीक है। मैन तो आपको ये याद रखना फॉर्मूला है, y इक्वल टू T/m, जहाँ पे m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी कि कैपिटल M/L, ठीक है। पूरा द्रव्यमान नहीं है, ये पूरा द्रव्यमान नहीं है, ये क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, ये ध्यान रखना। अब एग्जाम में आपको कैसे पूछा सकता है, एग्जाम में आपको ऐसे पूछ लेंगे, यहाँ से ज़्यादा सवाल बनते हैं, कैसे, क्या कर देंगे कि इन दो से बना देंगे, कि आपको यहाँ ऐसे दिख रहा है v समानुपाती, तो क्या है, t के समानुपाती, ठीक है, v विद समानुपाती ये है, यहाँ से देखोगे तो ये बन जाता है लगभग v, देखो r मैं यहाँ से बाहर ले लूँ, ठीक है, r² r, तो v विद समानुपाती होता है r के, और v 1/√d। अब इसमें से कैसे भी पूछ सकते हैं कि भाई ये इस पे कैसे निर्भर करता है, या तो फॉर्मूला रूप में पूछ लो, या फिर सवाल बना के दे दे कि भाई पहले त्रिज्या r बराबर 2 मीटर थी, उसके बाद 4 मीटर हो गई, त्रिज्या दुगुनी होगी, या फिर जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो आधा हो गया, तो नया वेग क्या होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है, जो आप योग्य आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। फार्मूला बस याद रखना है, मेन फार्मूला ये है, इससे मैंने अपने M/L है, यहाँ से मैं ये लिखा πr² d, समझ गए, क्योंकि इससे सवाल पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे पूछ सकते कि भाई ये जो
आर है, इसका मान दुगुना कर दिया, आधा कर दिया, डी का मान दुगुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, टी का मान आधा कर दिया। अब बताओ न्यू वेग क्या होगा, ऐसे। ठीक है, चलिए तो अब अपन जाते हैं अपने मेन कोर टॉपिक सुपरपोजिशन। कहाँ पे? सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण। ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इनसे सवाल बन सकते हैं ऑब्वियसली। चलिए अब चलिए 2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यदि किसी तार में तनाव कितना है, 10 न्यूटन है, तो तार का द्रव्यमान कितना है, 1 kg। तार का द्रव्यमान कितना हुआ, 1 kg। उसकी लंबाई दी हुई 10 मीटर हो तो उसमें उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगों का वेग ज्ञात करो। उसमें उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगों का वेग ज्ञात करो। तो देखो वेग क्या होता है, v = √T/स्मॉल m, और स्मॉल m क्या होता है, कैपिटल M/L। तो स्मॉल m मतलब कैपिटल M/L, यानी कि कैपिटल M कितना है, द्रव्यमान कितना है, 1 kg, लंबाई L 10 मीटर, और T कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन। तो v = 10/1/10, तो √100 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये देखो किसी तार में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगों का वेग v है। यदि तार की त्रिज्या आधी तथा तनाव 4 गुना कर दिया जाए तो नया वेग ज्ञात करो। आपको पता है v = क्या होता है, T/πr²d, T/πr²d। ठीक है, जहाँ पे r क्या होती है, तार की रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो v न्यू, तो देखो v न्यू ये जो क्या कर दिया, यदि तार की त्रिज्या आधी तथा तनाव 4 गुना, तो t की जगह 4t, पाई त्रिज्या आधी, r/2 का स्क्वायर, और d तो d है। ठीक है, यहाँ से देखोगे ये कुल मिला के आएगा 4t पाई r²/4d। v न्यू यानी कि ये आ जाएगा 4 जाएगा ऊपर, 16t पाई r²d। अब इसको 4 को बाहर लोगे जाएगा 4, 16 को बाहर लोगे तो 4 आ जाएगा, t पाई r²d। और ये पाई r²d क्या है, किसके बराबर, v के बराबर, यानी कि 4v। तो यानी वेग कितना हो जाएगा, 4 गुना। वेग कितना हो जाएगा, v न्यू = 4v। वेग कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, तो फिर अगले लेक्चर में पढ़ते हैं अपन सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन। थैंक यू सो मच।